बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू आर डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका ट्यूटर रज़ा लतीफ़ फ्रॉम गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज समुंदरी फैसलाबाद। कोर्स टाइटल अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री बेसिक मैथमेटिक्स 1, कोर्स कोड MTH 321, लेक्चर नंबर 11 डिलीवर करने जा रहा हूँ। आज के लेक्चर में हम लोग चैप्टर नंबर 4 डॉक्टर नुमान खालिद की बुक से हम लोग रिमेनिंग क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 टू क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आज का हमारा टारगेट है फंक्शंस की प्रॉपर्टीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए। और फंक्शंस के आगे हम लोग जो टाइप्स होती हैं उनको डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। यानी फंक्शंस की जो टाइप्स हैं उनमें 1 to 1 फंक्शन होता है, ऑन टू फंक्शन होता है, इनटू फंक्शन होता है और बाइजेक्टिव फंक्शन होता है। ठीक है, इन 4 प्रॉपर्टीज के रिलेटेड हमारा आज का टास्क है और एक क्वेश्चन होगा वो एट द एंड आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे। वो हमारा अपकमिंग जो लेक्चर होगा उससे वो कनेक्ट होगा। ठीक है, तो चलते हैं आगे स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। प्रीवियस जो क्वेश्चंस 1 to 3 हमने लेक्चर नंबर 10 में अंडरस्टैंड किए, 11 में हम लोग नेक्स्ट जो बात करने लगे हैं इनको इंशाल्लाह अच्छे से हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे। जैसे प्रीवियस आपको लेक्चर में हर लिहाज से अंडरस्टैंडिंग की गई है बच्चों, आज के लेक्चर में भी इंशाल्लाह हम लोग हर हर अच्छे अंदाज में अंडरस्टैंड करेंगे। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप क्वेश्चन कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको प्रॉपर गाइडलाइन दी जाएगी। तो जो स्टूडेंट्स अभी मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब लाजमन कर दें ताकि कोई भी अपडेटिंग कोई भी नोटिफिकेशन हो तो आप तक वो आसानी पहुंच सके। और बेल आइकन को भी सभी सब्सक्राइब और बेल को यानी कि प्रेस कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन जो भी अपडेटिंग वीडियो का होगा आप तक बआसानी पहुंच सके। तो क्वेश्चन नंबर 4 इसमें हम आगाज कर रहे हैं। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग फंक्शंस एंड एक्सप्रेस देयर नेम्स, आल्सो राइट द डोमेन एंड रेंज। हमने पहचान करनी है, शिनाख्त करनी है कि फंक्शन हमारे पास जो दिया है उसका क्या नेम है। ठीक है, और ये भी बताना है कि उसकी डोमेन क्या है और रेंज क्या है। ये हमारा टारगेट होगा। इसके लिए हमें एक रिलेशन दे दिया गया है। ये क्वेश्चन नंबर यानी फर्स्ट पार्ट है। ये एफ हमारे पास फंक्शन जो है रिलेशन की फॉर्म में दिया हुआ है जिसमें हमारे पास डोमेन और रेंज का पेयर एग्जिस्ट कर रहा है। यानी ये जो आपके पास फर्स्ट पेयर है इसमें फर्स्ट एलिमेंट डोमेन का है और जो सेकंड एलिमेंट है वो रेंज का है। तो इसमें 1,1, 2,2 एंड 3,3 एंड 4,4 की फॉर्म में एक रिलेशन दे दिया गया है। अब इसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल डोमेन की बात डिस्कस कर लेते हैं। डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल, इसमें है फर्स्ट एलिमेंट जितने भी हैं यानी कि ये 1, ये वाला 2 और ये वाला 3 और ये वाला 4, यानी जितने भी यहाँ पर स्टार्टिंग आपको नंबर्स दिख रहे हैं कोमा से पहले पहले वो सभी के सभी डोमेन के हैं। ये मैंने लिख दिए हुए हैं 1 2 3 4। ऐसे ही जो रेंज एफ है वो हमारे पास कोमा के बाद वाले जितने भी नंबर दिखाई दे रहे हैं वो सभी के रेंज है, वो मैंने ये राइट कर दिए हमें 1 2 3 4। अब नेक्स्ट हमारा इसमें क्या टास्क होता है कि हमने इसका नेम बताना है कि ये कैसे फंक्शन है, किस टाइप के हवाले से है। इसके लिए हमने पहचान करने के लिए एरो डायग्राम बनानी होती है। ये सबसे अहम बात है जब आप लोग एरो डायग्राम जनरेट कर लोगे। एरो डायग्राम कुछ इस तरह से होती है। ठीक है, जब आप लोग एरो डायग्राम पे अच्छे से वर्क कर लोगे यानी इस सेंस में, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हमारा गिवन फंक्शन किस तरह का फंक्शन है, फिर हम लोग इसके बारे में बता सकते हैं। तो ये हम जो फर्स्ट लूप जनरेट करते हैं इस फर्स्ट लूप के अंदर हम डोमेन के एलिमेंट राइट करते हैं, लिखते हैं, यानी कि 1 2 3 एंड 4। और जो सेकंड लूप ये वाली होती है इस सेकंड लूप के अंदर हम लोग रेंज के एलिमेंट लिखते हैं जो कि 1 2 3 4 की फॉर्म में है।
अब इस तरह है कि डोमेन का एलिमेंट यानी ये जो 1 है इस रेंज के एलिमेंट 1 के साथ मीट कर रहा है। ये हमें कैसे पता चला कि ये इसके साथ मिल रहा है, क्योंकि ये रिलेशन के अंदर पेयर में लिखा हुआ है 1, 1, इसका मतलब 1 इस 1 से मिल रहा है, और 2, 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब डोमेन का 2 रेंज के 2 से मिल रहा है। 3, 3 लिखा था तो इसका मतलब है 3 जो डोमेन का एलिमेंट है रेंज के 3 से मिल रहा है, और ये 4, 4 था, इसका मतलब डोमेन का 4 रेंज के 4 से मिल रहा है। तो आपने ये ऐसे स्ट्रेट लाइन में इनको शो कर दिया, और ये डोमेन से आपने रेंज की तरफ एरो लगा देना है। ये देख सकते हैं जैसे एरो लगे हुए हैं, आप ऐसे ही एरो लगा दोगे, और जो रिलेशन होता है आप लोग ऐसे स्टार्टिंग पे ही बता दिया करोगे कि ये आपके पास रिलेशन किस तरह की फॉर्म में है, एफ है, आर है, एच है, के है, एल है, जो भी होगा उसी लिहाज से आप लिख दीजिएगा। तो ये हमने लिख देना है। अब आप देखें इसमें सभी एलिमेंट जो डोमेन के हैं रेंज के, सभी एलिमेंट के साथ एक एक करके मिल रहे हैं, कोई भी रिपीट नहीं हो रहा। तो ये हमारा 1 to 1 भी है, और इसमें जो रेंज के एलिमेंट हैं वो सारे के सारे कवर हो गए हैं, कोई भी स्किप नहीं है, कोई भी खाली अभी नहीं बचा, ये सभी के सभी किसी ना किसी से मिल रहे हैं डोमेन के साथ। तो ये हमारा ऑन टू भी है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ये बात बताई हुई है कि दिस इम्प्लाइज दैट एफ इज बाइजेक्टिव फंक्शन। ये बाइजेक्टिव इसलिए मैंने बोल दिया है क्योंकि बिकॉज इट इज 1 to 1। ये 1 to 1 इसलिए है क्योंकि डोमेन के सभी एलिमेंट रेंज के हर एलिमेंट के साथ यूनिकली मिल रहे हैं एक एक बार। और ऑन टू फंक्शन ये इसलिए है क्योंकि इसमें रेंज के एलिमेंट सभी के सभी कवर्ड हैं, यानी रेंज values are completely covered. So that's why we say that this is a onto, and also 1 1 because all elements as a domain can be meet at a range only on one time and never say repeated. So that's why we can say that this is 1 to 1, and we can also uh, say that 1 to 1 and onto function and both properties are completely satisfied. So both properties are satisfied, and we can also express this is a bijective function because two properties 1 1 and onto are completely satisfied and completely hold. So that's why we conclude that this is a bijective function. ठीक है, ये मैंने कंप्लीट बात आपको अंडरस्टैंड करवा दी है। ऐसे आप लोग बताया करोगे। ठीक है, अगर इसमें कोई प्रॉपर्टीज फेल हो जाती है, साबित नहीं कर पाती, प्रूफ नहीं कर पाती, तो हम लोग फिर उस लिहाज से उसको नहीं डिस्कस कर पाएंगे। वो मे बी वो 1 1 हो, मे बी वो ऑन टू हो, या 1 1 या इनटू हो, उस लिहाज से हम फिर बता पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आर डी स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। ये जी हमारे पास रिलेशन दिया हुआ है जो कि रिलेशन की फॉर्म है 1, 2, 2, 4 एंड 4, 2। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एक्सप्रेस करेंगे डोमेन ऑफ जी। डोमेन के एलिमेंट स्टार्टिंग वाले होते हैं कोमा से पहले, जो कि हमारे पास 1 to 4 हैं। रेंज के एलिमेंट हमारे पास कोमा के बाद होते हैं, जो कि हमारे पास 2, 4 है। एंड सेकेंडली हमने क्या करना है, इसकी एरो डायग्राम जनरेट करेंगे। हेयर एरो डायग्राम कैन बी रिटन एज, फर्स्ट लूप में हमारे पास डोमेन के एलिमेंट हो सकते हैं, होते भी हैं, आप लोग जानते हो। 1 to 4 हमने देखें डोमेन के एलिमेंट लिख दिए, और ये जो सेकंड लूप है इसमें हमने रेंज के एलिमेंट 2 4 लिख दिए हैं। अब आपको रिलेशन में बताया हुआ है कि 1 डोमेन के एलिमेंट 2 से मिल रहा है, यानी 1, 2, और जो 2, 4 यानी कि रिलेशन में हमें बताया हुआ है कि डोमेन का एलिमेंट 2 रेंज के 4 से मिल रहा है, और जो 4, 2 है ये हमारे डोमेन का एलिमेंट रेंज से मिल रहा है। ये हमें कैसे पता चलता है, ये हम लोग इसको देखते हुए इस रिलेशन को मैच करते हैं, इनको आपस में मीट करवाते हैं। ओके, अब यहाँ पर आप गौर करिएगा कि ये मैंने यहाँ पे मेंशन किया है दिस इम्प्लाइज दैट जी इज ऑन टू। ये ऑन टू इसलिए है क्योंकि इसमें रेंज के सभी एलिमेंट जो कि 2 है, ये 4 है, ये रेंज के सभी एलिमेंट जो सभी वैल्यूज हैं वो कंप्लीटली कवर्ड हैं। सो हम कह सकते हैं जब रेंज कवर हो जाए कि रेंज का कोई भी एलिमेंट बाकी ना रहे, सभी के सभी मिल जाएं डोमेन के एलिमेंट के साथ, तो हम लोग उसको फिर ऑन टू कह देते हैं। यही मैंने रीजन लिखी हुई है, दिस इंप्लाइज दैट जी इज ऑन टू बिकॉज इट्स रेंज वैल्यूज आर कंप्लीटली कवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं आर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट हमारे पास कुछ इस अंदाज में है।
ये हमारे पास एच रिलेशन दिया हुआ है 1,1, 2,3, 3,3 एंड 4,2 एंड आल्सो 5,1। अब इसमें भी देखते हैं डोमेन एच जो हमारे पास है, यानी फर्स्ट स्टार्टिंग वाले एलिमेंट जितने भी हैं यहाँ पर कोमा से पहले वाले, वो 1 2 3 4 वाले हैं एंड 5, 1 2 3 4 5, ये वाला 1, ये 2 3 4 एंड 5। और जो रेंज ऑफ एच है कोमा के बाद वाले एलिमेंट, यानी 1 है, 3 है, 3 है, 2 है, 1 है, जो रिपीट हो रहे हो एक बार ही लिखेंगे, ठीक है, 1 2 3। आप लोग ऐसे नहीं करोगे 1 है फिर 3 है फिर 3 आ गया, ऐसा नहीं होता। सेट को ओनली ऑन वन टाइम लिखते होते हो। उसके बाद हमारे पास आ जाता है हेयर एरो डायग्राम इज, यानी डोमेन भी लिख दी और रेंज भी लिख दी। उसके बाद हमारे पास जब एरो डायग्राम का प्रोसेस होता है, इससे हमें ये आइडिया मिलता है कि हमारे पास जो फंक्शन है वो किस टाइप का है, हम इसका नेम कैसे बताएंगे। वो फिर एरो डायग्राम से ही हमें आइडिया होता है कि इसके नेम को हम लोग क्या कहेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास फर्स्ट लूप जो है ये डोमेन के एलिमेंट है, और ये जो सेकंड एलिमेंट है ये हमारे पास रेंज के एलिमेंट है, ठीक है। आप लोग इसको मैच कर दो जो रिलेशन में दिया हुआ है, यानी 1,1 ये मिला दिया, 2,3 ये मिला दिया, 3,3 ये मिला दिया, 4,2 ये मिला दिया, 5,1 ये मिला दिया, ठीक है। एरो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किए, बट आप एरो यहाँ सभी पे लगा दीजिएगा, ठीक है। एरो जैसे मैंने स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर 1 में आपको लगा के दिया था, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। तो बाकी जहां एरो नहीं होगा आप लोग एरो लगाओगे फ्रॉम डोमेन टू रेंज, यानी डोमेन से रेंज की तरफ का एरो का यानी कि साइन दिखाई देना चाहिए। अब इसमें देखें, आपको ये समझ आ रही होगी कि यहाँ पर जो रेंज के एलिमेंट हैं वो सभी के सभी कवर हो चुके हैं। आप गौर करें, यानी 1 भी मीट कर रहा है डोमेन के एलिमेंट से, ये 2 भी डोमेन के एलिमेंट से मैच कर रहा है, और ये जो 3 है ये भी डोमेन के एलिमेंट से मीट कर रहा है। यहीं आपके पास रेंज का कोई भी एक एलिमेंट ऐसा नहीं रहा जो रह गया हो, किसी से मिला ना हो, यानी सभी के सभी अभी फिलहाल मिल रहे हैं, ऐसा ही है ना। तो ये सभी के सभी जो रेंज के वैल्यूज हैं वो कंप्लीटली कवर्ड है। सो हम फिर ये कह सकते हैं कि ये ऑन टू होगा। देखें, दिस इम्प्लाइज दैट एच इज ऑन टू बिकॉज इट्स रेंज वैल्यूज आर कंप्लीटली कवर्ड, ठीक है, इसका नाम आ जाएगा ऑन टू। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट के इज इक्वल, ये हमारे पास रिलेशन की फॉर्म है a कोमा w, b कोमा y, c कोमा w एंड d कोमा z। अब इसकी डोमेन क्या होगी, डोमेन के जो इसमें कोमा से पहले वाली वैल्यूज हैं वो डोमेन होंगी, यानी a b c एंड d। और जो रेंज ऑफ k है कोमा के बाद वाले वैल्यूज होंगी, जैसे कि w y एंड z, ठीक है। अब इसकी एरो डायग्राम कैसे बनेगी, हेयर एरो डायग्राम कैन बी रिटन एज, ये हमारे पास फर्स्ट लूप जो है ये डोमेन के एलिमेंट हो गए, और जो सेकंड लूप है ये रेंज के एलिमेंट हो गए। अब जो a कोमा w है ये मीट कर रहा है, b कोमा जो y है ये मीट कर रहा है, c कोमा w ये मीट कर रहा है, और d कोमा जो z है ये मीट कर रहा है। ये हमें कैसे पता चला कि ये मीट कर रहा है, ये हमें रिलेशन दिया गया है, ये गिवन है, ठीक है, ये आपको ऐसे दिया जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग हमने ये एरो डायग्राम बना दी है, क्रिएट कर दी है, और ये हमारे पास फंक्शन है जो कि के की फॉर्म में है। आप लोग ऐसे इसको मेंशन कर दोगे। यहाँ पे भी एरोज आपने लगा देने हैं फ्रॉम डोमेन टू रेंज। अब आप देखें इसमें जो रेंज के ऑल वैल्यूज जो हैं वो कंप्लीटली कवर्ड हैं, क्योंकि आपके पास W भी मीट कर रहा है, Y भी मीट कर रहा है, Z भी मीट कर रहा है, ठीक है, डोमेन के साथ। तो कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं रहा जो किसी से मैच ना कर रहा हो, सभी कवर्ड हैं, मीट कर रहे हैं। तो हम लोग फिर कह सकते हैं कि दिस इम्प्लाइज दैट K इज ऑन टू बिकॉज इट्स रेंज वैल्यूज आर कंप्लीटली कवर्ड। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है L रिलेशन है जो कि a कोमा डी है, b कोमा डी है एंड c कोमा डी। इसकी भी हम लोग डोमेन लिखते हैं, डोमेन ऑफ L इज इक्वल कोमा से पहले वाले स्टार्टिंग यानी फर्स्ट वैल्यूज जो हमारे पास हैं डोमेन की हैं, जो कि a कोमा b कोमा c है, और जो रेंज ऑफ L है यानी सेकंड वैल्यूज कोमा के बाद वाली, उनको हम लोग लिखेंगे जो कि ओनली ऑन डी आएगा, क्योंकि डी इसमें 3 टाइम आ रहा है, तो लिखोगे तो सेट में एक बार ही ना,
सेट में तो एक बार ही आता है, सेट को आप लोग रिपीट नहीं करके लिख सकते, वो सेट ही नहीं होता जिसको आप रिपीट लिख दो। ओके, सेट हमेशा यूनिक होता है, सेट को आप लोग रिपीट करते भी नहीं हो, जस्ट एक बार लिखते हो। तो एरो डायग्राम क्या बनेगी? एरो डायग्राम हमारे पास ऐसा है कि ये फर्स्ट जो लूप है डोमेन के एलिमेंट ए बी सी, और जो हमारे पास सेकंड लूप है ये रेंज के एलिमेंट है, जस्ट डी ही आएगा। और ये रिलेशन है हमारे पास जो कि एल हमें उसने मतलब क्वेश्चन की फॉर्म में एक्सप्रेस किया हुआ है। जो नेम आपको रिलेशन बताया जाएगा आपने उसी के लिहाज से मेंशन करना है, ये नहीं कि आप अपनी मर्जी से कुछ राइट कर दोगे, ठीक है ना। तो ए डी से मैच कर रहा है, बी डी से मैच कर रहा है, सी डी से मैच कर रहा है, ये हमें रिलेशन से पता चला है। ये आप लोग इसको देख के लिखते होते हो, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे एरो लगा देनी है, सही है। अब इसमें देखें रेंज के एलिमेंट वो है भी ओनली ऑन वन, डी ही है, यानी कि डी सभी से मैच कर रहा है, कोई भी एलिमेंट नहीं रहा यानी कि जो किसी से मैच ना करे। तो ये सभी के यानी कि रेंज के एलिमेंट कवर्ड हो गए हैं, तो हमारे पास ये भी ऑन टू होगा, ठीक है। एल इज ऑन टू बिकॉज इट्स रेंज इज कंप्लीटली कवर्ड। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। आर डी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट हमारे पास एक रीजनिंग फॉर्म में है। आपसे रीजन टाइप पूछा गया है कि बताएं वाई एफ इज नॉट अ फंक्शन, बताएं कि एफ ऑफ एक्स जो हमारे पास एफ फंक्शन है वो आपके पास फंक्शन क्यों नहीं है, ये बताएं। नॉट अ फंक्शन, ये आप लोग एक्सप्रेस करो। इसके लिए क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास फंक्शन दिया गया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर रूट। अब आपको मैं एक चीज क्लियर करना लगा हूं कि स्क्वायर रूट के अंदर जब भी आपके पास कोई वेरिएबल आ जाए ना, तो उसमें अगर एक्स स्क्वायर रूट लिखा हुआ है तो एक्स की वैल्यू आप लोग जब भी पुट करते जाएं तो आप लोगों ने ये इस बात का ख्याल रखना है कि इस जजर के अंदर नेगेटिव वैल्यू कभी भी ना आए। अगर तो जजर के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ जाती है, जैसे कि ये मैंने साइड पे लिखा भी हुआ है कि x की जजर ये है, अगर आप इसमें x की जगह 1 रखते हो, -1 रखते हो, यानी कि -1 पुट किया तो -1 का जजर आएगा। ओके, और -1 की जजर को आप लोग घर बैठ के कैलकुलेटर से जरा एक बार चेक करें तो आपको देखना इसका क्या रिजल्ट मिलता है। आपको ऑलवेज इस -1 का जजर मैथ एरर मिलेगा, मतलब कि अनडिफाइंड वैल्यू मिलेगी, या फिर इनडिटर्मिनेंट फॉर्म मिलेगी, या फिर हम लोग कहेंगे मैथ एरर ओनली, ठीक है। यानी कि ऐसी वैल्यू जो आप लोग कभी भी फाइंड आउट नहीं कर सकते जजर में जब भी नेगेटिव आए। आप अगर 2 पुट करें माइनस फॉर्म में, -2 पुट किया, -2 का जजर, आप इसको हल करें, आपको कभी भी इसका आंसर नहीं मिलेगा। आप चेक कर सकते हो, -3 का जजर आप लोग इसको पुट कीजिएगा, आपको कोई भी आंसर नहीं आएगा, मैथ एरर मिलेगा। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा अगर किसी स्टूडेंट का इस नेगेटिव स्क्वायर रूट की वैल्यू पुट करने से इन्फिनिटी के अलावा आंसर आता है तो मुझे बताइएगा, इंशाल्लाह मैं आपको गाइडलाइन कर दूंगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर मुझे इस बारे में रिप्लाई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको गाइडलाइन दी जाएगी। तो नेक्स्ट इसको हम लोग क्लियर करते हैं कि ये क्या है, इसको हम लोग कैसे फिर क्लियर करेंगे। ये चीज़ ऐसा है कि ये वैल्यूज पुट करने से हमें अनडिफाइंड आंसर जनरेट होते हैं, यानी ये वैल्यूज हम लोग पुट नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि x लेस देन 0 पे, यानी कि 0 से कम जो वैल्यूज हैं, यानी कि ऐसे लिखी हुई हैं x लेस देन 0, इस पे सभी की सभी आपके पास जो आंसर आएंगे वो वेल डिफाइंड नहीं है। वही मैंने लिखा हुआ है, दिस इंप्लाइज दैट f of x इज नॉट वेल डिफाइंड एट x लेस देन 0। इट्स मीन के आपके पास x लेस देन 0 पे ये वेल डिफाइंड नहीं है, मतलब कि ये एक प्रॉपर वैल्यू नहीं है, इसकी कोई भी डेफिनेशन होल्ड नहीं करती। तो इसलिए जब ये वेल डिफाइंड नहीं है तो हम लोग कहेंगे दिस इंप्लाइज दैट f of x इज नॉट अ फंक्शन एट x लेस देन 0। यानी जब वेल डिफाइंड नहीं होगा तो फिर वो फंक्शन भी नहीं होगा, जो कि हम लोग कह रहे हैं कि x लेस देन 0, यानी कि x से, यानी कि जो 0 से लेस वैल्यूज अगर हम लोग पुट करते हैं, यानी -1 -2 -3 एंड अप टू सो ऑन, तो हमें कभी भी कोई प्रॉपरली आंसर नहीं देता, इसलिए ये अनडिफाइंड है और नॉट अ फंक्शन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में, इसमें भी हमने रीजनिंग बतानी है। f ऑफ x इज इक्वल टू 1/x। अब जो ये 1/x है, इसमें हम लोग एक ऐसी वैल्यू अगर पुट करें जिससे आंसर ना दे तो वो ओनली ऑन एक ऐसी वैल्यू है जो कि 0 है। 0 पुट करने से अगर हम लोग यहाँ इसको चेक करें तो ये आएगा 1/x की वैल्यू यहाँ पे 0 रखें तो 1/0 आएगा, और 1/0 का आंसर इन्फिनिटी होता है, यानी कि मैथ एरर। इसको भी आप घर में चेक कीजिएगा तो आपको आंसर नहीं मिलेगा।
तो यहाँ पर मैंने इसकी रीजन लिखी हुई है, एफ ऑफ एक्स इज नॉट अ वेल डिफाइंड एट एक्स इज इक्वल टू 0। जब ये वेल डिफाइंड नहीं है तो फिर हम लोग कहेंगे दिस इम्प्लाइज दैट एफ ऑफ एक्स इज नॉट अ फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू 0, यानी वेल डिफाइंड ना होने की वजह से ये फंक्शन भी ना रहा। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल प्लस माइनस एक्स स्क्र प्लस 1 का होल स्क्र रूट। अब यहाँ पर हमारे पास फंक्शन की 2 वैल्यूज आ गई हैं। एक तो ये कि एक्स स्क्र प्लस 1 का स्क्र रूट पॉजिटिव फॉर्म में, और दूसरा ये कि एक्स स्क्र प्लस 1 का स्क्र रूट नेगेटिव फॉर्म में। तो फंक्शन की 2 वैल्यूज पे हम लोग डिफाइन नहीं कर पाते। फंक्शन के लिए सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू का यानी ए फंक्शन का होना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर हमारे पास एक से ज़्यादा डिस्टिंक्ट वैल्यूज आ रही हैं, एक से ज़्यादा आ रही हैं, तो इसलिए ये फंक्शन वेल डिफाइंड नहीं है। यही मैंने स्टेटमेंट लिखी हुई है, दिस इंप्लाइज दैट एफ ऑफ एक्स इज नॉट अ वेल डिफाइंड बिकॉज देयर आर टू डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ एक्स। ठीक है, यानी कि ये हमारे पास दो डिफरेंट वैल्यूज से कैटेगराइज कर रहा है, इसलिए हम लोग नहीं बता पाएंगे कि ये प्लस की फॉर्म में है कि माइनस की फॉर्म में है। ठीक है, ये यूनिक नहीं रहा, तो इसलिए हमारे पास जब ये वेल डिफाइंड नहीं रहा सो हम कहेंगे दिस इम्प्लाइज दैट एफ ऑफ एक्स इज नॉट अ फंक्शन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट है, फाइंड करना है एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए होल डिवाइडेड बाय एच, और दिस इज द क्वेश्चन मार्क, यानी कि आपने इसको मालूम करना है। और यहाँ पर आपको ये फंक्शन दिया गया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स। इस 3 माइनस एक्स फंक्शन के ऊपर आपने ये कंप्लीट रिजल्ट जो आपको मैं ये सर्कल करके बता रहा हूँ इसको आपने मालूम करना होगा। अब आप कैसे मालूम करोगे? अब आप देखें यहाँ पर आपको एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है ना, तो आपको ये एफ ऑफ ए मालूम करना है। एफ ऑफ ए मालूम करने के लिए क्या करोगे, इस एक्स को आप लोग ए में रिप्लेस कर दें। वो मैंने यहाँ पे लिख दिया हुआ है, रिप्लेस एक्स बाय ए, यानी जहां जहां एक्स आ रहा है ना ये वाला, उस जगह पे आप ए पुट कर दें। तो ये ऐसे नहीं हो जाएगा, देखें एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 3 माइनस ए, यानी इस एक्स की जगह ए आ गया, इस एक्स की जगह ये भी ए आ गया। तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स आपके पास इस तरह की फॉर्म में बन गया, यानी एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 3 माइनस ए। तो ये हमें इस एफ ऑफ ए की वैल्यू मिल गई। ठीक है, ऐसे ही हमने अब करना है रिप्लेस एक्स बाय ए प्लस एच। ये क्यों किया है? क्योंकि हमें ये एफ ऑफ ए प्लस एच चाहिए। ये कैसे मिलेगा? अगर आप लोग इस एक्स की जगह ए प्लस एच पुट कर दें तो आपके पास ये बन जाएगा एफ ऑफ ए प्लस एच एंड इज इक्वल 3 माइनस इस एक्स की जगह आ जाएगा ए प्लस एच। तो ये ऐसे देखें बन जाएगा एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू 3 माइनस ये एक्स की वैल्यू हमने पुट की हुई है ए प्लस एच, यहाँ पे भी एक्स की जगह ही वैल्यू पुट की हुई है। अच्छा, रिप्लेस करने के बाद ये आपके पास इस तरह का जब स्टेप बन जाएगा आप इसको थोड़ा सा ना कैलकुलेट कर लिया करें ताकि आसानी रहे। इक्वल है 3, इस माइनस से ये ब्रैकेट की अलामतें चेंज कर दें, तो माइनस ए हो गया एंड माइनस एच। ठीक है, यानी ये प्लस था तो माइनस हो गया, ये प्लस एच था माइनस एच हो गया। अब आप एक काम करें, जो आपको मालूम करना है उसमें ये टू फंक्शंस को आपस में हमने करना है सबट्रैक्ट, यानी एफ ऑफ ए प्लस एच को एफ ऑफ ए में से माइनस करना है। तो हम लोग ऐसे कर लेते हैं कि ये एफ ऑफ ए प्लस एच को पहले लिख लिया, फिर माइनस लगाया, और इस एफ ऑफ ए को बाद में लिख लिया। तो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ये बन गया जो हमने मालूम करना है। अब हम ऐसे करते हैं, एफ ऑफ ए प्लस एच की जो वैल्यू है ना वो हमने ये लिख दी है, यानी कि 3 माइनस ए माइनस एच, और वो वैल्यू ये पड़ी हुई है। ठीक है, उसके बाद ये माइनस हमने देख सकते हैं कि हमने जो मालूम करनी है वही वैल्यू का माइनस लगा दिया है, और ये एफ ऑफ ए की जो वैल्यू है 3 माइनस ए ये पड़ी हुई है, इसको हमने यहाँ पे ये ब्रैकेट में लिख दिया हुआ है। अब आपने ये एक काम ये करना है, इस माइनस ने ब्रैकेट की अलामतों को तब्दील कर देना है। तो ये माइनस जब ब्रैकेट के अंदर आएगा तो ये -3 हो जाएगा और ये प्लस ए हो जाएगा। ठीक है, ये आप देख सकते हैं -3 प्लस ए। उसके बाद ना ये +3 से -3 कट जाएगा, और माइनस ए से प्लस ए कट जाएगा, तो क्या रह गया? सिंपल माइनस एच। तो ये नेक्स्ट स्टेप में मैंने यही लिखा हुआ है माइनस एच। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए कि इस कंप्लीट रिजल्ट के बटे के नीचे ना एच लेके आना है, जो आपको मालूम करना है। तो इसलिए मैंने क्या किया है, डिवाइडिंग बाय एच ऑन बोथ साइड्स। तो जब आप दोनों साइडों को एच पे डिवाइड करोगे तो ये एच इसके बटे में आ जाएगा, और यहाँ से एच कटने के बाद -1 रह जाएगा, और यही मैंने यहाँ पे स्टेप मेंशन किया हुआ है। ठीक है, ये आप दे सकते हो, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए होल डिवाइडेड बाय एच इज इक्वल टू -1।
हैंस विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। होपफुली डियर स्टूडेंट्स आज के लेक्चर को सभी स्टूडेंट ने बहुत अच्छे अंदाज में अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अगर फिर भी किसी टाइम में कोई कन्फ्यूजन हो क्वेश्चन कर सकते हैं, इंशाल्लाह अच्छे अंदाज में गाइडलाइन दी जाएगी। तो ख्याल रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, दुआओं में याद रखिएगा मुझे। अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे ब्लेस्ड।